पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित इस नगर का भारतीय इतिहास में अद्वितीय स्थान है। प्राचीन यूरोपीय इतिहास में जो स्थान रोम का है, वही भारत के इतिहास में पाटलिपुत्र का है। लगभग 1000 वर्ष तक 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से 6ठी सदी ईस्वी पश्चात तक पाटलिपुत्र का इतिहास ही भारतवर्ष का इतिहास रहा है। इस काल में पाटलिपुत्र के राजाओं ने न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पूर्व और पश्चिम सब तरफ अपनी शक्ति का विस्तार कर बृहत्तर भारत की स्थापना की। पाटलिपुत्र के बौद्ध भिक्षुओं ने अफगानिस्तान, लंका, नेपाल, तिब्बत, तुर्किस्तान, चीन, जापान, बर्मा, इंडो चाइना, जावा, सुमात्रा आदि सुदूर देशों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म का विस्तार किया। 1000 वर्ष के इस सुदीर्घ काल में पाटलिपुत्र संपूर्ण एशिया का केंद्र रहा, राजनीतिक केंद्र भी और धर्म का केंद्र भी। पाटलिपुत्र की इसी गौरव को दृष्टि में रखते हुए शायद मानव धर्मशास्त्र के संकलनकर्ताओं ने अभिमान के साथ कहा था, इसी देश में उत्पन्न हुए विद्वानों और अग्रणी नेताओं से पृथ्वी भर के मनुष्यों ने अपने आचार विचार की शिक्षा ग्रहण की है। पाटलिपुत्र का संस्थापक राजा उदयभद्र था। एक बार की बात है, पूर्णिमा की रात थी, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी, गर्मी का मौसम था। मगध के राजा अजातशत्रु अपने महल की छत पर गए और दरबारियों के साथ उस अनुपम दृश्य का आनंद लेने लगे। अजातशत्रु ने अपने दरबारियों को संबोधन करके कहा, कैसी सुहावनी रात है, ग्रीष्म ऋतु है, पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है, सब ओर चांदनी छाई हुई है। इस रात का किस प्रकार सदुपयोग किया जाए? राज दरबार की एक स्त्री ने उत्तर में कहा, इस रात को खूब मौज उड़ानी चाहिए, खूब आनंद मंगल मनाना चाहिए। एक अन्य स्त्री ने कहा, ऐसी रात का आनंद उठाने के लिए पहले सारे राजगृह को सजाना चाहिए। पर कुमार उदयभद्र ने कहा, इस अनुपम रात की स्मृति में किसी नवीन राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। उस अनुपम रात का उपयोग राजा अजातशत्रु ने किस प्रकार किया यह हम नहीं जानते, पर कुमार उदयभद्र के हृदय में बचपन से ही जो उमंगें और आकांक्षाएं थीं, उनका इससे हमें भली भांति ज्ञान हो जाता है। यही उदयभद्र पाटलिपुत्र का संस्थापक था। इसी ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसे इस पाटली ग्राम को अपनी राजधानी बनाया और पाटलिपुत्र के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रारंभ किया। महात्मा बुद्ध के समय में पाटल सा पाटली ग्राम एक छोटा सा कस्बा था। उस समय मगध की राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी से कुशीनगर जाते हुए महात्मा बुद्ध ने पाटली ग्राम में विश्राम किया था। उन दिनों राजा अजातशत्रु पाटली ग्राम की किलाबंदी करा रहा था। मगध का प्रधान अमात्यवत्सकर इस कार्य में संलग्न था। शत्रु ने यहाँ एक चैत्य का भी निर्माण कराया था। उदयभद्र के पाटली ग्राम को राजधानी बनाने से पूर्व भी इस नगर का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था, पर उदयभद्र ने इसके समीप ही एक विशाल और संपन्न नगर का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस नगर का नाम पाटलिपुत्र रखा गया। प्रसिद्ध जैन लेखक हेमचंद्र ने लिखा है कि जिस जगह इस नगर की स्थापना की गई, वहाँ एक सुंदर लाल फूलों वाला पाटली दुम विद्यमान था। उसी के कारण इसका नाम पाटलिपुत्र था पड़ा और उस वृक्ष के सुंदर फलों के कारण ही वह कुसुमपुर भी कहलाया। इन दिनों मगध के राजा गंगा के उत्तर में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। गंगा के उत्तर में उस समय प्रसिद्ध बज्जी संघ विद्यमान था, जिसमें अनेक शक्तिशाली गणराज्य सम्मिलित थे। राजा अजातशत्रु बज्जी संघ को जीतकर अपनी अधीनता में लाने के लिए प्रयत्नशील था। इसीलिए अमात्यवत्सकर ने गंगा के तट पर स्थित पाटली ग्राम की किलाबंदी की थी। राजा अजातशत्रु बज्जियों को जीतकर अपनी अधीनता में लाने में सफल हुए
मगध का साम्राज्य गंगा के उत्तर में हिमालय की उपत्यका तक विस्तृत हो गया। अजातशत्रु के बाद उदयभद्र का पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाना सर्वथा स्वाभाविक और समुचित था। राजगिरी की भौगोलिक स्थिति अधिक दक्षिण में थी। नए फैले हुए प्रदेशों का शासन वहां से सुगमता के साथ नहीं हो सकता था। उदाई के समय से पाटलिपुत्र की समृद्धि और स्थिति निरंतर बढ़ती गई और धीरे धीरे वह भारत का सर्वप्रधान नगर बन गया। भारत बहुत बड़ा देश है। प्राचीन काल में यहाँ सैकड़ों छोटे बड़े राज्य थे। आर्य जाति बहुत से छोटे छोटे भागों में बटी हुई थी, जिन्हें जन कहते थे। जन को हम कबीला या ट्राइब समझ सकते हैं। इस जन विविध प्रदेशों में बस गए थे और इन प्रदेशों को जनपद कहते थे। प्रत्येक जनपद में प्रायः एक जन का निवास था। जनपदों के नाम जनों के नाम से ही पड़े थे। चाल, वत्स, सुरसेन, अंग, योधे, मद्र आदि आर्यों के विविध जनों के नाम थे। अब ये जन विविध प्रदेशों में बस गए तो उन प्रदेशों व जनपदों का नाम भी इन जनों के नाम पर कुंभ, पांचाल, वत्स आदि हो गया। इन विविध जनपदों में विविध प्रकार की शासन प्रणालियों का विकास हुआ था। जब तक नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में पाटलिपुत्र की कथा। प्राचीन भारत में बहुत से सम्राट हुए। अनेक शक्तिशाली राजाओं ने चक्रवर्ती साम्राज्यों की स्थापना की। दूर दूर तक दिग्विजय कर अनेक प्रतापी राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि राजा भरत ने संपूर्ण पृथ्वी का विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस देश का नाम भी राजा भरत के नाम से ही पड़ा। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे बहुत से चक्रवर्ती सम्राटों का उल्लेख मिलता है जो सदा विश्व विजय में तत्पर रहते थे। पर भारत के ये प्राचीन सम्राट दिग्विजय करते हुए पराजित राजाओं का मूल्यच्छेद नहीं करते थे। वे उनसे केवल अधीनता स्वीकार करा के ही संतुष्ट हो जाते थे। परास्त निर्बल राजा दिग्विजय शक्तिशाली सम्राट के अधीन रहना मानकर उसे बलि व कर देते रहना स्वीकार करते और उसके अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होते थे। राजा युधिष्ठिर ने दिग्विजय कर जब राजसूय यज्ञ किया तो उसमें सैकड़ों राजा सम्मिलित हुए। इस प्रकार एक चतुरंत सम्राट के रहते हुए भी विविध जनपदों व राज्यों की स्वतंत्रता कायम रहती थी। सम्राट जहाँ निर्भर हुआ वे अधीन राजा कर देना बंद कर देते थे और पुनः स्वतंत्र हो जाते थे। फिर कोई भारत के इन विविध जनपदों में से एक मगध था। बिहार प्रांत के जो प्रदेश आजकल पटना और गया जिले में सम्मिलित हैं, उन्हीं का प्राचीन नाम मगध था। इसी मगध की पुरानी राजधानी राजगिरी थी और बाद में उदयभद्र ने पाटलिपुत्र पटना को इसी की राजधानी नियत किया था। मगध के इस आर्य जनपद में आर्य भिन्न निवासियों की संख्या बहुत अधिक थी और यही कारण है कि बहुत पुराने काल से इस मगध में एक नए प्रकार के साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था। मगध के राजा अपने शत्रुओं को परास्त कर उनसे अधीनता स्वीकार करा के ही संतुष्ट नहीं हो जाते थे। वे उनका मूल्यच्छेद करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। अब प्राचीन काल से इस मगध में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति का विकास हो रहा था। ऐतरेय ब्राह्मण की इस बात की पुष्टि इतिहास द्वारा भी होती है। महाभारत के समय में मगध का राजा जरासंध था। उसने चारों तरफ दिग्विजय करके अपने साम्राज्य का बड़ा विस्तार किया। पूर्व में अंग, वंग, कलिंग और पुंड को जीतकर जरासंध ने अपने अधीन कर लिया था। पश्चिम में कारक देश के राजा एक और चेदी के राजा शिशुपाल उसके अधीनस्थ थे और उससे मित्रता का संबंध रखते थे। जरासंध ने अनेक गणतंत्र राजाओं पर भी आक्रमण किए। उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली गण कृष्णियों का था। कृष्ण इसी गण के प्रधान थे। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए जरासंध ने अंधक वृष्णियों के संघ पर आक्रमण किया। पहले पहल उससे सफलता नहीं हुई, परंतु अनेक बार हमले करने के बाद अंत में वह सफल हुआ और अंधक वृष्णियों को
अपना असली जनपद छोड़कर द्वारिका में जाकर बसना पड़ा। जरासंध द्वारा सताए जाने पर ही अंधक वृष्णि लोग द्वारिका जाने को विवश हुए थे। कृष्ण का भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व है। जरासंध को परास्त करने के लिए उन्होंने इंद्रप्रस्थ के पांडव राजा युधिष्ठिर की सहायता प्राप्त की। जरासंध को मारकर उन्होंने मगध बढ़ते हुए साम्राज्यवाद को रोकने का प्रबंध किया। जरासंध पराजित राजाओं का मूलोच्छेद करने का यत्न करता था। इसी कारण महाभारत में लिखा है कि उसके कारागार में बहुत से राजा कैद थे और जरासंध उनकी बलि देने की तैयारी कर रहा था। मगध के अन्य भी बहुत से राजाओं ने इसी प्रकार के साम्राज्यवाद का अनुसरण किया। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, नागदाशक और महापद्मनंद के नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। पुराणों में महापद्मनंद को एक राट, एक छत्र, अति बल और सर्वछत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। मगध के इन्हीं राजाओं ने धीरे धीरे भारत के अन्य संघ, राजतंत्र व गणतंत्र जनपदों को परास्त कर संपूर्ण देश में अपना एकछत्र अनुलंघित शासन स्थापित कर लिया। पाटलिपुत्र इसी विशाल मगध साम्राज्य की राजधानी था। आर्यों की अनेकों शाखाएं और अनेक वंश थे। उनका विस्तार भारत में धीरे धीरे हुआ था। आर्य वंशों में सबसे मुख्य मानव और एल हैं। इन दोनों वंश वृक्षों में अनेक शाखाएं और उपशाखाएं फूटती गईं और धीरे धीरे सारे उत्तरी भारत में आर्यों के विविध वंश राज करने लगे। एल वंश का संस्थापक राजा पुरुरवा था। उसकी राजधानी प्रयाग के समीप में स्थित प्रतिष्ठान नगरी थी। एल वंश ने बड़ी उन्नति की और दूर दूर के प्रदेशों में अपने राज्य स्थापित किए। इसी वंश में आगे चलकर तितिक्षु हुआ। उसने पूर्वी भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया। वर्तमान बिहार प्रांत में सबसे पहला एलवंशी आर्य राज तितिक्षु द्वारा ही स्थापित हुआ था। एलवंशी आर्यों के प्रवेश से पूर्व बिहार में सौदुग्न जाति का निवास था। आर्यों से परास्त होकर ये लोग सुदूर पूर्व में उड़ीसा की तरफ चले गए। राजा तितिक्षु ने सौदुग्नों को परास्त कर आर्य राज्य की नींव डाली और उसके वंशज देर तक वहां राज्य करते रहे। इसी समय कान्यकुंज में एलवंशी आर्य राजा कुश राज्य कर रहा था। उसका छोटा लड़का अमृतद्रव्य था। उसके लड़के का नाम मैं था। गए अमृतरयस एक प्रबल प्रतापी वंशकर राजा हुआ। प्राचीन भारत में जो वीर पुरुष किसी बड़े राज की स्थापना कर एक नए राजवंश का प्रारंभ करते थे, उन्हें वंशकर कहा जाता था। गए अमृतरयस ने काशी के पूर्व के जंगली प्रदेश में, जिसे प्राचीन समय में धर्मारण्य कहा जाता था और जो आगे चलकर मगध कहलाया, पहले पहल एक आर्य राज्य की स्थापना की और एक नए वंश का प्रारंभ किया। वर्तमान समय की गया नगरी का संस्थापक संभवतः यही गए अमृतरयस था, जिसे राजधानी बनाकर इसने मगध का पहले पहल शासन किया था। गए अमृतरयस की गिनती चक्रवर्ती राजाओं में की जाती है। प्रतीत होता है कि मगध में आर्यों का यह प्रथम राज्य देर तक टिक नहीं सका। धर्मारण्य उस समय में एक विशाल जंगल था, जिसमें शक्तिशाली राक्षस जातियां निवास करती थीं। राक्षस जातियों के जोर के कारण आर्य लोग वहां देर तक नहीं रह सके। रामायण में ऋषि विश्वामित्र ने जिन राक्षस जातियों को नष्ट करने के लिए अयोध्या के राजा नाम की सहायता प्राप्त की थी, वे इसी धर्मारण्य में बसती थी। प्राचीन समय में दो ऋषि हुए, जिनके नाम बृहस्पति और उशीस थे। उशीस की पत्नी का नाम ममता था। उशीस और ममता के एक पुत्र हुआ जो जन्म से ही अंधा था, इसलिए उसका नाम दीर्घात्मा रखा गया। उधर ऋषि बृहस्पति के भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भारद्वाज था। अंधा दीर्घात्मा अपनी चचेरे भाई भारद्वाज के आश्रम में रहता था। वहाँ उसने अपनी भाभी के साथ दुराचार करने का प्रयत्न किया। परिणाम यह हुआ कि कुछ आश्रम वासियों ने ऋषि दीर्घात्मा को बांधकर एक बेरे पर डाल गंगा में बहा दिया। गंगा में बहते बहते ऋषि दीर्घात्मा आनव राजा बलि के राज्य में जा पहुंचे। राजा बलि उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जब एक वृद्ध व अंधे ऋषि को नदी में बहते हुए देखा तो उसका उद्धार किया
और बड़े आदर के साथ उसे अपने राजमहल में ले गए। राजा बलि की कोई संतान नहीं थी। उस समय आर्यों में नियोग की प्रथा प्रचलित थी। राजा बलि की पत्नी सुदेशना ने ऋषि दीर्घत्मा के साथ नियोग करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। इनके नाम अंग, बंग, कलिंग, पुंडु और शुंग थे। इन 5 ने अंग, बंग आदि 5 पूर्वी राज्यों की स्थापना की। ये 5 वंश का राजा हुए। इन्हीं इतिहास में बालय क्षत्र और बालय ब्राह्मण के नाम से कहा गया है। ये 5 क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों थे। इनकी माता क्षत्रिय व पिता ब्राह्मण ऋषि थे, इसीलिए इन्हें ये नाम दिए गए थे। कतिपय पुराणों के अनुसार अंग, बंग आदि 5 कुमार रानी सुदेशना के पुत्र न होकर उसकी शूद्र दासी के पुत्र थे। राजा बलि की आज्ञा से जब रानी सुदेशना ऋषि दीर्घत्मा के पास गई तो उसे बूढ़ा, अंधा व विकलांग देखकर डर गई और उसने अपनी जगह पर अपनी दासी को ऋषि के पास भेज दिया। ऋषि दीर्घत्मा ने एक अन्य शूद्र वैष्णवी से विवाह भी किया और उससे काक्षवान अधिक अनेक पुत्रों को जन्म दिया। यह राजा बलि तितिक्षु का वंश था। तितिक्षु का उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं। यद्यपि मगध से गए आमुर्तरेयस द्वारा स्थापित राज्य इस समय समाप्त हो चुका था, पर और अधिक पूर्व में तितिक्षु के वंशक अभी तक राज्य कर रहे थे। बलि के बाद उसके आर्य राज की ओर अधिक उन्नति हुई। तीसरा है बृहद्रथ वंश का प्रारंभ। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का राज्य था। इस वंश में कुरु नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ। कुरुक्षेत्र की स्थापना इसी ने की और इसके वंशज आगे चलकर कौरव कहलाए। कुरु के वंश में आगे चलकर राजा वसु हुआ। वसु बड़ा प्रतापी और वंश का राजा था। उसने चेदी देश को जीतकर अपने अधीन कर लिया और इसीलिए वह चैदो परिचर की उपाधि से विभूषित हुआ। वसु के 5 लड़के थे, वृत्रथ, प्रत्यग्रह, कुश, यदु और माकेल्य। वसु ने अपने प्रताप से जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी उसे अपने 5 भागों में विभक्त कर उनका शासन करने के लिए अपने 5 पुत्रों को दिया। मगध का शासक बृहद्रथ को नियत किया गया। काशी और अंग के बीच के जंगल प्रधान प्रदेश का नाम मगध था। यहाँ पर पहले गए आमुर्तरेयस ने आर्य राज की नींव डाली थी। मगध में पहला अस्थायी आर्य राज वसु ने स्थापित किया और उसका पहला शासक बृहद्रथ हुआ। वसु की मृत्यु के बाद उसके 5 लड़के अपने अपने प्रदेश में स्वतंत्र हो गए और उनसे 5 पृथक राजवंशों का प्रारंभ हुआ। मत्स्य देश से मगध तक सारा मध्य भारत उसके अधीन था, इसीलिए उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। वसु के बाद मगध में बृहद्रथ ने स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। चौथा है बृहद्रथ वंश। इस वंश के राजा बृहद्रथ, कुशाग्र, ऋषभ, पुष्यवान, सत्यहित, सुगन्वा, ऊर्य, शंभव, जरासंध, सहदेव, सुमाधि और श्रुतश्रवा थे। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। उसके अमात्या का नाम पुतिक था। पुत्विक ने अपने स्वामी पुल्लो के विरुद्ध विद्रोह कर उसे मार डाला और अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया। अतः पुत्विक जाति से आर्य क्षत्रिय नहीं था, इसीलिए पुराणों में लिखा है कि सब क्षत्रिय देखते के देखते ही रह गए और पुत्विक ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया। पर यह पुत्विक था कौन, इस संबंध में विविध ऐतिहासिकों ने जो बहुत सा मतभेद है उस पर डालने की जरूरत है। पुत्विक मगध सम्राट बृहद्रथ का अमात्य और अवंती का शासक था। प्रतीत होता है कि पिछले दिनों में अवंती मगध के अधीन हो गया था और वहाँ के विधिहोत्र वंश का अंत हो गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अवंती में विधिहोत्र वंश का राज्य था। पिछले किसी बृहद्रथ राजा ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। पुत्विक रिपुंजय की तरफ से अवंती पर शासन करता था। पृथ्वी के 2 पुत्र थे, बालक और प्रद्योत। रिपुंजय को मारकर पुत्विक ने बालक को मगध का राजा बनाया और प्रद्योत को अवंती का। पुत्विक की इस राजक्रांति से मगध और अवंती दोनों देशों में बृहद्रथ वंश के शासन का अंत हो गया। राजा बिंबिसार और उसके बाद मगध की बहुत उन्नति हुई। धीरे धीरे वह उत्तरी भारत को
सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गया। मगध के इस उत्कर्ष की भली भांति समझने के लिए यह जरूरी है कि हम उस समय के अन्य विविध राज्यों पर प्रकाश डालें। जैसे कि अंग, यह मगध के ठीक पूर्व में था। मगध और अंग के बीच में चंपा नदी बहती थी, जो इन दोनों महाजनपदों को एक दूसरे से अलग करती थी। अंग की राजधानी का नाम भी चंपा था। मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। बृहद्रथ या कुल्लक के वंशों का अंत होने पर बुद्ध के समय में श्रेणीय बिंबिसार मगध के राजा थे। तीसरा है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। अनेक जातक कथाओं से सूचित होता है कि यह वाराणसी बौद्ध काल में भारत की सबसे बड़ी नगरी थी। एक ग्रंथ के अनुसार इसका विस्तार 12 योजन था। चौथा है कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यह अचिरावती नदी के तट पर स्थित थी। कौशल देश की दूसरी प्रसिद्ध नगरी साकेत थी, अयोध्या। कौशल जनपद के पश्चिम में पंचाल जनपद, पूर्व में सदानीरा नदी, उत्तर में नेपाल की पर्वतमाला और दक्षिण में अस्यंदिका नदी थी। आधुनिक काल का अवध प्रांत प्रायः वही है जो प्राचीन काल में कौशल था। पांचवा है ब्रिजी या पज्जी, यह एक संघ का नाम था जिसमें 8 गणराज्य सम्मिलित थे। इन 8 गणों में विदेह, लच्छवी और ज्ञात्रिक गण सबसे मुख्य हैं। सारे बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वर्तमान समय के बिहार प्रांत में गंगा से उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो उत्तरी बिहार का प्रदेश है उसे तिरहुत कहते हैं। बज्जी संघ की स्थिति वहीं पर थी। बज्जी संघ में सम्मिलित 8 गण पृथक पृथक जनपद थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी। वैशाली संपूर्ण बज्जी संघ की भी राजधानी थी। महात्मा बुद्ध के समय में यह बज्जी संघ अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध था। महात्मा बुद्ध ने अनेक जगह इसे आदर्श के रूप में उपस्थित किया है। छठा मल या महाजनपद भी एक संघ के रूप में था जिसमें 2 गण सम्मिलित थे, कुशीनारा के मल और पावा के मल। वह संघ बज्जी संघ के ठीक पश्चिम में था। आजकल का गोरखपुर जिला जहाँ है वहाँ ही प्राचीन काल में मल महाजनपद की स्थिति थी। 7वां है वस, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इस नगरी के अवशेष इलाहाबाद जिले में यमुना के किनारे कोसम गांव में उपलब्ध हैं। बौद्ध काल में वत्स बहुत ही शक्तिशाली था। चौथा है चेदी, वर्तमान समय का बुंदेलखंड प्राचीन चेदी राज्य को सूचित करता है। इसकी राजधानी सुतिमती नगरी थी जो सुतिमती नदी के तट पर स्थित थी। 9वां है पंचाल, यह कौशल और वत्स के पश्चिम में तथा चेदी के उत्तर में स्थित था। प्राचीन समय में पंचाल 2 राज्यों में विभक्त। वर्तमान समय का रोहिलखंड उत्तर पंचाल को और कानपुर व फर्रुखाबाद के जिले दक्षिण पंचाल को सूचित करते हैं। 10वां है कुरु, इस महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह नगर वर्तमान दिल्ली के समीप यमुना के तट पर स्थित था। हसीनापुर, कुरुक्षेत्र और दिल्ली के प्रदेश इस जनपद के अंतर्गत थे। 11वां है मत्स्य, इसकी राजधानी विराट नगर या वैराट थी जो वर्तमान समय की जयपुर रियासत में स्थित है। 12वां सुरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत के समय में यह प्रसिद्ध अंतक वृष्णि संघ का केंद्र था। 13वां है अश्मक, यह राज गोदावरी नदी के समीपवर्ती प्रदेश में था। इसकी राजधानी पोतन या पुतली थी। 14वां है अवंती। 15वां है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी जो उस समय भारत में विद्या का सबसे बड़ा केंद्र थी। रावलपिंडी, पेशावर, कश्मीर और हिंदुकुश पर्वतमाला तक फैले हुए पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेश इस महाजनपद में सम्मिलित थे। महात्मा बुद्ध के समय में इनका राजा पुकसारती था जिसने मगध राज बिंबिसार के पास एक दूत मंडल भेजा था। 16वां है कंबोज, कंधार के बड़े उत्तर में पामीर का प्रदेश तथा उससे भी बड़े बदख्शान का प्रदेश कंबोज महाजनपद कहलाता था। कंबोज में इस काल में भी गणराज्य स्थापित था। इन 16 महाजनपदों के अतिरिक्त उस समय भारत में अन्य भी बहुत से जनपद स्वतंत्र रूप से विद्यमान थे। बिंबिसार बड़ा शक्तिशाली राजा था। बिंबिसार बड़े वैभव के साथ मगध का शासन करता था। महात्मा बुद्ध राजा बिंबिसार के समकालीन थे। अपने धर्म चक्र का परिवर्तन करते हुए महात्मा बुद्ध कई बार मगध आए और बिंबिसार से उनकी भेंट हुई। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध का राजा बना था।
60 वर्ष की आयु में तक कुल 52 वर्ष उसने राज किया। उसके बड़े लड़के का नाम दर्शक था। वीरता के वृद्ध हो जाने पर सारा राज्यकार दर्शक के हाथ में ही आ गया था। यही कारण है कि अनेक प्राचीन ग्रंथों में बिंबिसार का शासनकाल 28 वर्ष और दर्शक का 24 वर्ष लिखा गया है। पर दर्शक ने जो भी राज किया वो अपने पिता के जीवन काल में ही किया, बाद में नहीं, क्योंकि बिंबिसार के बाद मगध के राज सिंहासन पर अजातशत्रु आरूढ़ हुआ था और उसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। महात्मा बुद्ध का निर्वाण काल 480 ईस्वी पूर्व के लगभग है। अतः अजातशत्रु 488 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठे और 456 ईस्वी पूर्व में उनके शासन का अंत हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ महावंश के अनुसार उदाई भद्र ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मारकर मगध का राज्य सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का घात किया था और उदाई ने अजातशत्रु का। ये एक राट बनने के इच्छुक मगध सम्राट सचमुच ही नए वर्जित थे। शायद इन्हीं को दृष्टि में रखकर आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजपुत्र करकट के समान होते हैं जो अपने पिता को ही खा जाते हैं। चाणक्य ने राजपुत्रों को इस प्रवृत्ति से बचाने के लिए अनेक उपायों का भी प्रतिपादन किया है। राजपुत्र कहीं अपने पिता को मारकर राजगद्दी के लिए षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी रखने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। पुत्र की स्थापना उदाई ने ही की थी। अजातशत्रु के समय में मगध की राजधानी चंपा और राजगिरी था। उदाई बहुत ही महत्वाकांक्षी और वीर राजा था, पर उसके सब राजा उसके निरंतर आक्रमणों से तंग थे। वे समझते थे कि जब तक उदाई जीवित रहेगा तब तक दूसरे राजा चैन से राज्य सुख का उपभोग नहीं कर सकते। पर उदाई ने किस किस राजा को जीतकर अपने अधीन किया और इसका वृत्तांत भारत की प्राचीन अनुश्रुति से ज्ञात नहीं होता, पर जैन ग्रंथों में उदाई के विषय में एक कथा अत्यंत उपयोगी पाई जाती है। मगध ने अंग, काशी, वज्जी और मल महाजनपदों को जीत लिया था। इनके विजय के कारण उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उधर अवंती की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। वत्स और अवंती उस समय एक राजवंश के शासन में थे। पश्चिम के अनेक छोटे बड़े राज इस समय अवंती के अधीन हो चुके थे। उदाई के बाद अनिरुद्ध और फिर मुंड मगध की राजगद्दी पर बैठे। इन दोनों का शासनकाल 8 वर्ष था। इनके साथ संबंध रखने वाली किसी भी महत्वपूर्ण घटना का ज्ञान नहीं है, उपलब्ध नहीं है। यह बहुत ही लंबी कड़ी है। इसकी आगे की चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। और आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारा वीडियो जरा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हजारों किताबों में से छांटकर एक उचित और उपयोगी जानकारी मैं आपके लिए लाती हूँ। अगर आपको जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।